Act 3, Scene 2. This scene finally brings the casket story to its climax. Bassanio makes the correct choice and wins Portia. Graciano declares his love for Nerissa and seeks Bassanio's permission for marriage. Lorenzo and Jessica arrive with Celerio to announce the loss of Antonio's ship. वो लोग आता है, यहाँ पर एक खुशखबरी मिलता है कि बेसानियो जीत गया कैस्केट में एंड ही इज अबाउट टू मैरी पोर्शिया। दूसरा खुशखबरी मिलता है कि ग्रेशियानो भी नेरेसा से शादी करना चाहता है, पर उतना में ही एक ट्रेजेडी हो जाता है कि सेलेरियो इस बैड न्यूज़ के साथ आ जाता है कि एंटोनियो अपना सारा शिप खो चुका है। Thus, the happy atmosphere of Belmont is disrupted by the news of Antonio's ship having got wrecked and he having been reduced to bankruptcy. Portia suggests to Bassanio to hasten their marriage and leave for Venice with her money to save Antonio's life. और पोर्शिया बोलती है बेसानियो को, तुम जल्दी से जल्दी चल के मेरे साथ जो फॉर्मेलिटीज़ है मैरिज का वो पूरा करो, ताकि मैं अपना पूरा जायदाद तुम्हारे नाम पे कर सकूं और फिर तुम मेरा जितना मनी चाहिए वो लेके जाओ और एंटोनियो का जान बचाओ। Scene 2, Belmont, a room in Portia's house. Enter Bassanio, Portia, Graciano, Nerissa, and attendants. Portia, I pray you, tarry, pause a day or two before you hazard, for in choosing wrong, I lose your company. Therefore, forbear a while. अब यहाँ पोर्शिया बेसानियो क्या बोल रही है? आई प्रे यू टैरी। टैरी का मतलब होता है वेट। बोल रही है प्लीज वेट, पॉज अ डे और टू, एक दो दिन रुक जाओ यहाँ पर, बिफोर यू हजार्ड, इससे पहले कि तुम गेम ऑफ कैस्केट में रिस्क लो, फॉर इन चूजिंग रॉन्ग, क्योंकि अगर तुमने रॉन्ग चूज किया तो रूल के हिसाब से तुम्हें यहाँ पर मुझसे बात किए बिना जाना पड़ेगा, एंड आई विल लूज योर कंपनी। एंड पोर्शिया उसका कंपनी को लूज नहीं करना चाहती है। Therefore forbear a while, इसीलिए कुछ दिन तुम यहाँ पर रुक जाओ। There something tells me, but it is not love. I would not lose you, and you know yourself. Hate counsels not in such a quality. अब पोर्शिया देखो खुद यहाँ पर ये दिखा रहा है कि पोर्शिया का कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड क्या है। पोर्शिया देखो कैसे बोल रही है, देर इज समथिंग विच टेल्स मी, कुछ ऐसा है जो मुझे अंदर से बोल रहा है दैट यू विल नॉट लूज, कि तुम इस गेम ऑफ कैस्केट में लूज नहीं करोगे। पर ये लव नहीं है, इट्स नॉट लव विच इज टेलिंग मी दैट यू विल नॉट लूज, बट एट द सेम टाइम हेट डू नॉट काउंसिल सच, हेट ऐसा काउंसिलिंग देता नहीं है, और ये जो मेरा फीलिंग है ये लव नहीं है। तो फिर क्या है? एक तरफ बोल रही है इट इज नॉट लव, और दूसरी तरफ खुद ही बोल रही है कि हेट ऐसा काउंसिल नहीं करता, यानी इनडायरेक्टली उसको बोल रही है कि आई वॉन्ट यू टू स्टे बिकॉज समवेयर आई लव यू, but least you should not understand me well, and yet a maiden hath no tongue but thought. बोले कि लीस्ट यू शुड नॉट अंडरस्टैंड मी वेल, मेरे को डर है कि शायद तुम मुझे को ठीक से समझ ना पाओ, यानी मेरे बातों को, बिकॉज मैं क्या बोल रही हूँ आई एम माई सेल्फ कन्फ्यूज, बट इन केस यू हैव नॉट अंडरस्टूड मी वेल, बोले कि आई कैन अंडरस्टैंड कि शायद तुम्हें मेरा बात समझ में नहीं आ रहा होगा। And yet a young girl has no other choice but to think, though her thought may not be expressed. तो बोल रही है कि यंग गर्ल जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ सोचने के अलावा, क्योंकि ये गेम ऑफ कैस्केट में मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, जो सिस्टम है वो सबके लिए सेम है, तो मैं सिर्फ सोच सकती हूँ, इमेजिन कर सकती हूँ, प्रे कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। आई कैन नॉट एक्सप्रेस, और दूसरा चीज़ है कि मेरा जो फीलिंग है मैं वो अभी एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। आई वुड डिटेन यू हियर फॉर सम मंथ और टू बिफोर यू वेंचर फॉर मी। अभी देखो क्या था, वेट अ डे और टू बोली थी ऊपर, और अब वो डे और टू सीधा मंथ और टू में चेंज हो गया, यानी एक सेंटेंस पहले बोल रही है एक दो दिन रुक जाओ, और अब नेक्स्ट सेंटेंस में बोल रही है एक दो महीना रुक जाओ। ठीक है, आई वुड डिटेन हियर फॉर सम मंथ और टू बिफोर यू वेंचर फॉर मी, इससे पहले कि तुम मेरे लिए कुछ रिस्क करो, मैं चाहती हूँ कि तुम एक दो महीना यहाँ रुक जाओ। क्यों रुकने बोल रही है, दैट इज द क्वेश्चन, व्हाई शी वांट्स बेसानियो टू वेट। आई कुड टीच यू हाउ टू चूज राइट, ताकि मैं तुम्हें सिखा सकूं कि राइट कैस्केट कैसे चूज किया जाता है, बट देन आई एम फोरसॉन, बट मैं ये काम कर नहीं सकती।
क्योंकि मैंने कसम लिया है कि मैं अपने फादर के जो विल है या फादर का जो सिस्टम है उसमें चीटिंग नहीं करूँगी। तो एक तरफ वो बोल रही है कि मैं तुमको सिखाना भी चाहती हूँ कि तुम राइट कैसे कैसे चूज करो, बट मैं तुमको सिखा नहीं सकती क्योंकि आई एम बाउंड। सो आई विल नेवर बी, और इसलिए मैं अपने फादर का कसम जो है वो कभी तोड़ूंगी नहीं। भले ही मेरा मन कितना भी करे कि मैं तुमको सिखा दूं या बता दूं, आई विल नॉट डू दैट। सो मे यू मिस मी, पर ऐसा अगर हुआ तो हो सकता है तुम्हें मुझे मिस करना पड़े। मिस इन द सेंस कि यू विल लूज एंड यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी। हाँ, तुम रॉन्ग कैच कर लोगे और तुम मिस कर दोगे अपॉर्चुनिटी मुझसे शादी करने को। बट इफ यू डू यू विल मेक मी विश अ सिन, पर अगर तुम ऐसा करे, अगर तुम कैस्केट रॉन्ग चूज किए, तो कहीं ना कहीं आई विल बी फोर्स टू मेक अ सिन। सिन मतलब आई विल ब्रेक माई ओथ। शायद अगर तुम हार जाओगे तो मैं कसम तोड़ के तुमसे शादी कर लूंगी। दैट यू विल फोर्स मी टू मेक अ सिन इफ यू लूज दैट आई हैव बीन फोर्स ऑन, यानी जो कसम मैंने खाया है शायद मैं मजबूरी में आके वो कसम तोड़ दूं और आई विल डू अ सिन। बिश्यू योर आईज दे हैव ओवरलुक्ड मी एंड डिवाइडेड मी। बिश्यू मतलब वो टू, मतलब योर आईज शुड बी विश्यूड। विश्यू योर आईज मतलब ब्लेसिंग टू योर आईज दैट हैव डिवाइडेड मी इनटू टू हाफ, यानी तुम्हारे यहाँ आने से मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। आई माई सेल्फ एम कन्फ्यूज। एक तरफ है कि मैं अपने पापा का विल भी नहीं तोड़ना चाहती, अपने पापा का दिया हुआ कसम नहीं तोड़ना चाहती, एट द सेम टाइम मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहती। तो आई एम कन्फ्यूज कि मैं किसके तरफ सपोर्ट करूँ, तुम्हारे को हेल्प करूँ या अपने फादर का विल को सेफ रखूँ। वन हाफ ऑफ मी इज योर्स, बोला कि आई हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन हाफ ऑफ मी इज योर्स एंड अदर हाफ योर्स, यानी मेरा एक हाफ तो तुम्हारा हो चुका है और दूसरा हाफ तो तुम्हारा ही है पहले से। माइन ओन आई वुड से, बट इफ माइन देन योर्स, क्योंकि एक हाफ अगर मैं बोलूँ मेरा है तो अगर वो मेरा है तो तुम्हारा, तो अल्टीमेटली द एंटायर बीइंग इज योर्स एंड सो ऑल योर्स, और इसीलिए द एंटायर थिंग आई एम कंप्लीटली योर्स। ओ दीज नॉटी टाइम्स पुट बार्स बिटवीन द ओनर्स एंड देयर राइट्स, बोले कि ये जो समय होता है कभी कभी लाइफ में ऐसा डिलेमा वाला सिचुएशन आ जाता है, दीज आर वेरी नॉटी टाइम्स। दे पुट द बार्स बिटवीन द ओनर्स एंड द राइट, बोले कि ये समय है कि मैं तुम्हारी होते हुए भी तुम्हारे पास नहीं आ सकती अभी, बिकॉज देर आर सर्टेन कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड। और इसीलिए वो इस सर्कमस्टेंसेस को क्या बोल रही है, इट्स अ नॉटी टाइम, कि ओनर और उसके प्रॉपर्टी के बीच में देयर इज अ गैप एंड ओनर खुद उसके प्रॉपर्टी तक नहीं पहुंच पा रहा है। एंड सो दो योर्स नॉट योर्स प्रूव इट सो, और इसीलिए मैं तुम्हारी हो के भी अभी तुम्हारे पास नहीं हूँ। दो योर्स स्टिल आई एम नॉट योर्स एंड यू हैव टू प्रूव इट सो। लेट फॉर्च्यून गो टू हेल्प फॉर इट नॉट आई, और बोल रहे कि इसके लिए आई एम नॉट टू बी ब्लेम्ड, मैं तुम्हारी हो के भी अगर तुम्हारे पास अगर नहीं हूँ या फ्यूचर में भी नहीं हो सकूँ तो उसके लिए मुझे प्लीज रिस्पॉन्सिबल मत मानना, मुझे दोष मत देना। कौन दोषी होगा उसके लिए? उसके लिए फॉर्च्यून दोषी होगा, किस्मत खराब होगा, किस्मत का दोष होगा कि आई एम नॉट एबल टू मैरी यू। तो पोर्शिया क्या बोलती है, अगर मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं हो पाया मेरा तो उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, बिकॉज आई एम विलिंग टू मैरी यू, बट ओनली फॉर्च्यून फेवर्स आई विल बी एबल टू मैरी यू। तो उसके लिए अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो उसके लिए दोषी कौन होगा? फॉर्च्यून। लेट फॉर्च्यून गो टू हेल्प फॉर इट एंड नॉट आई। आई स्पीक टू लॉन्ग, बोले कि मैं बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ, मुझे पता है, मैं बहुत बकवास कर रही हूँ, मुझे पता है, बट इट्स टू सेव द टाइम, बट ये इतना बात मैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए कर रही हूँ। वही तो बोलिए, ताकि टाइम पास होता रहे, तुम ज़्यादा समय मेरे साथ रहो, क्योंकि अगर मैं बोलना बंद करूंगी तुम कैस्केट के पास चले जाओगे, हार के वापस घर में चले जाओगे। तो आई एम ट्राइंग टू पोस्टपोन द टाइम, मैं डिले करने का कोशिश कर रही हूँ। टू एक इट, टू ड्रॉ इट आउट इन लेंथ, मैं टाइम को स्ट्रेच करने का कोशिश कर रही हूँ, टाइम को और आगे बढ़ाने का कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय तुम्हारे साथ रह पाऊँ। टू स्टे यू फ्रॉम इलेक्शन, ताकि तुम्हारे को मैं कैस्केट में जाने से कैसे भी तरह से रोक पाऊँ, दैट इज माई ऑब्जेक्टिव। बेस्टेन्यू, लेट मी चूज फॉर एज आई एम आई लिव अपॉन द रैक। अब ये वाला जो सेंटेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इसका ध्यान से समझना।
बेसानियो क्या बोल रहा है, मेरे को प्लीज पहले चूज कर लेने दो, बिकॉज मैं जिस कंडीशन में हूँ, आई स्टे अपॉन अ रैक। रैक मतलब आई एम लाइक टाइड इन अ प्लेस, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को कोई जेल में बंद कर रखा है। पोर्शिया, अपॉन अ रैक, बेसानियो, देन कन्फेस व्हाट ट्रीजन देयर इज मिंगल्ड विथ योर लव। तो बोलिए, अगर तुम ऐसा बोल रहे हो कि तुम जैसे मजबूरी में यहाँ पर हो या टॉर्चर फील कर रहे हो, यू आर आई एम अपॉन अ रैक मतलब आई एम फीलिंग टॉर्चर्ड, तो पोर्शिया इज वेरी स्मार्ट, वो तुरंत पकड़ ली और बोली, अगर तुमको टॉर्चर फील हो रहा है तो फिर ये बताओ कि तुम किस गलत इंटेंशन से यहाँ पर आए हो कि तुम्हें टॉर्चर फील हो रहा है। क्योंकि अगर तुम अच्छे इंटेंशन से आते तो टॉर्चर क्यों फील होता तुमको, तो तुम किस गलत इंटेंशन से आए हो। देन कन्फेस व्हाट ट्रीजन देयर इज मिंगल्ड विथ योर लव, तुम्हारे लव के साथ क्या गलत इंटेंशन यहाँ पर शामिल है। बेसानियो, none but that ugly treason of mistrust which makes me fear the enjoying of my love. There may as well be amity and life between snow and fire as treason and my love. अब ये बोल रहे हैं कि नन, मेरा कोई गलत इंटेंशन के कारण मेरे को टॉर्चर फील नहीं हो रहा है, बट द अगली ट्रीजन ऑफ मिसट्रस्ट आई एम फीलिंग टॉर्चर्ड बिकॉज आई एम नॉट एबल टू ट्रस्ट माई सेल्फ कि मैं यहाँ से जीत के जाऊँगा या नहीं। यानी आई एम फीलिंग नर्वस, कोई भी नया काम में एक नर्वसनेस होता है, तो बेचैनियों को वही नर्वसनेस हो रहा है या अपने अंदर कॉन्फिडेंस का कमी नज़र आ रहा है, इसलिए उसको टॉर्चर फील हो रहा है। विच मेक्स मी फियर द इंजॉइंग ऑफ माई लव, और इसीलिए क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे को ये श्योर नहीं है कि आपके लव के ऊपर मेरा हक है या नहीं है, क्योंकि जब तक मैं कैस्केट में जीत नहीं जाता हूँ मेरा हक नहीं बनता। और इसीलिए जब आप इतना प्यार से मेरे से बात कर रहे हो, आई एम नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड यू इन द सेम लविंग मैनर, बिकॉज आई डोंट नो वेदर आई हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड दैट लव टू यू और नॉट, और इसलिए आई एम फीलिंग टॉर्चर। You are talking to me in loving tone, should I respond in the loving tone or not, that depends upon a condition। और जब तक वो कंडीशन पूरा नहीं हो जाता है, आई एम फीलिंग टॉर्चर्ड कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आपने कभी भी कोई नया जगह पे जाते हैं तो पहला एक दिन बहुत टॉर्चर जैसा फील होता है कि कैसे बात करें, क्या बोले क्या नहीं बोले, कहीं उसको बुरा तो नहीं लग जाएगा, कहीं ऐसे करने से वो नाराज़ तो नहीं हो जाए, ये सब चीज़ चलता है दिमाग में। तो पहला एक दिन क्या होता है, बहुत अजीब सा फील होता है। अपने घर में तो अपने कैसे भी आराम से मस्ती से कूदा फानी जो करना करो, पर कहीं दूसरा जगह जाते हैं तो बहुत डिसिप्लिन ना होते हुए भी शो करना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं होता क्या सही है और क्या गलत है। तो बेसैनियो भी यहाँ पर वही टॉर्चर फेस कर रहा है कि मैं, पोर्शिया इतनी बड़ी रानी है, मैं उससे कैसे बात करूँ, कहीं मैं उससे लविंग टोन में बात किया वो गलत समझ ली तो कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, कहीं मैं उससे ज़्यादा फ्रेंडली हुआ तो कहीं उसको वो गलत ना समझ ले। तो ही इज़ वेरी मच कन्फ्यूज कि हाउ शुड आई बिहेव एंड हाउ नॉट, क्योंकि उसको अभी नहीं पता ना मेरा पोर्शिया पे हक है कि नहीं है। हाँ, तो जब तक उसका हक नहीं है वो कैसे पोर्शिया से अपना फीलिंग्स को शेयर करे, तो दैट इज व्हाई ही इज फीलिंग टॉर्चर। तो वही बोल रहा है, देयर मे बी एज वेल अमिटी एंड लाइफ बिटवीन स्नो एंड फायर। बोला कि स्नो और फायर में एक बार के लिए भले ही दोस्ती हो भी सकता है, पर मेरे मन में किसी तरह का कोई ट्रीजन एंड लव में कभी दोस्ती नहीं होगा। यानी मेरा जो लव है तुम्हारे लिए उसके में कभी कोई रॉन्ग इंटेंशन के साथ उसका दोस्ती नहीं होगा। माई लव विल नेवर हैव अ रॉन्ग इंटेंशन। पोर्शिया, बट आई फियर यू स्पीक अपॉन द रैक एंड मेन में इन्फोर्स टू स्पीक एनीथिंग। बट मेरे को तो डर है कि तुम अभी खुद ही बोले कि तुम टॉर्चर फील कर रहे हो और अंडर टॉर्चर बात बोल रहे हो। तो अंडर टॉर्चर तो इंसान कुछ भी बोलता है, तो मैं कैसे मान लूँ कि तुम जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो। क्योंकि अगर पुलिस तुमको टॉर्चर करेगा तो तुम तो एक बार के लिए बोलोगे हाँ चोरी वोरी सब हम किया बाबा मारो मत। तो टॉर्चर में तो इंसान कुछ भी बोलने के लिए एक बार के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या गारंटी है कि जो तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे लव और ट्रीजन में कभी भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा, मैं कैसे मान लूँ। क्योंकि तुम तो टॉर्चर अंडर टॉर्चर बोल रहे हो, तो अंडर टॉर्चर तो कुछ भी बोल सकते हो। बेसानियो, प्रॉमिस मी लाइफ एंड आई विल कन्फेस द ट्रुथ। तो बोल रहा है कि आप मुझे प्रॉमिस करो कि मुझे मरवाओगे नहीं, एंड मैं जो मन में मेरे चल रहा है मैं साफ साफ तुमको बता दूंगा। यानी आई विल स्पीक एवरीथिंग कम्प्लीटली टू यू, ओनली यू प्रॉमिस मी कि तुम मुझे मरवाओगे नहीं। क्योंकि वो वहाँ की रानी थी, और रानी लोग को क्या हक है, वो सीधा बोलेगी इसका कत्लेआम कर दो, सीधा कत्लेआम हो जाएगा। तो वो लोग को इतना पावर होता है। तो वही बोला यू प्रॉमिस मी लाइफ कि मैं यहाँ से जिंदा जाऊँगा, तो मैं अपने दिल का सारा बात आपको शेयर कर दूँगा। पोर्शिया, वेल देन कन्फेस एंड लिव।
तो वो बोल रही है कि ठीक है, तब तुम कन्फेस करो और आई विल लेट यू लिव, आई विल नॉट किल यू। बेसानियो, तो वो पोर्शिया बोली कन्फेस एंड लिव, यानी तुम कन्फेस करो, तुम्हारे मन में जो भी है सच सच बताओ, मैं तुमको मारूंगी नहीं, यू विल बी अलाउड टू लिव। और बेसानियो बोल रहा है कन्फेस एंड लव हैड बीन द वेरी सम ऑफ माई कन्फेशन, मतलब कि अगर आप मुझे कन्फेस करने बोलती तो मेरा भी आंसर यही है, आई वॉन्ट टू कन्फेस एंड देन लव। यू सेड मी कन्फेस एंड लिव, बट आई वॉन्ट टू कन्फेस एंड देन लव। पहले जो भी सच्चाई है मैं सारा सच्चाई आपको बता देना चाहता हूँ अपने बारे में, और उसके बाद अगर आप मुझे अपनाने के लिए तैयार होंगी देन आई विल स्टार्ट लविंग यू, अदरवाइज नॉट। समझा है? वो बोल रहा है मैं अपना लव तुम्हारे से तभी शेयर करूंगा जब तुम मेरे को मेरा सच्चाई जानने के बाद भी इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट मी, मतलब आई डोंट वांट टू चीट यू इन एनी सर्कमस्टेंसेस। मैं आपको सब कुछ सही सही कन्फेस करना चाहता हूँ, और उसके बाद भी अगर आपको लगे कि मैं आपके लायक हूँ तो ही मैं अपना फीलिंग्स आपके साथ शेयर करूंगा, अदरवाइज नहीं। इसलिए बोला आई विल फर्स्ट कन्फेस एंड देन आई विल लव। क्योंकि देखो वो इतनी बड़ी रानी, ये दोस्त से कर्जा लेके बेचारा गाड़ी भाड़ा का कर्जा लेके आया है, तो ही इज लाइक बैंकरप्ट। बैंकरप्ट भी जीरो होता है, तो नेगेटिव में, ठीक है। तो वही वो बोल रहा है कि मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ। तो दिस शोज दैट बेसानियो इज रियली एन ऑनेस्ट मैन। बेसानियो का कैरेक्टर के बारे में पहले भी हम लोग को पता चला, जब वो एंटोनियो को बोला था साफ साफ कि तुमको तुम्हारा बहुत एहसान है और मैं तुम्हारा पैसा चुका नहीं पाया हूँ, उस समय भी वो अपना ऑनेस्टी दिखाया था। यहाँ भी वो अपना ऑनेस्टी दिखा रहा है कि मैं झूठ बोल के आपसे किसी भी तरह का रिलेशन नहीं बनाना चाहता, मैं सारा सब कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ, उसके बाद ही कोई नया रिलेशन बनाना चाहता हूँ। Had been the very sum of my confession, O happy torment, when my torturer doth teach me the answer for deliverance। तो वो बोल रहा है कि दिस इज अ हैप्पी टॉर्मेंट फॉर मी। हैप्पी टॉर्मेंट मतलब यहाँ पर आई एम सो हैप्पी कि जो मेरे को टॉर्चर कर रहा है वही मेरे को आंसर कैसे देना है ये बता भी रहा है। एक पोर्शिया ही एक तरह से उसको टॉर्चर भी कर रही है और पोर्शिया इसको बता भी रही है कि आंसर कैसे देना है। बट लेट मी टू माई फॉर्च्यून एंड कैस्केट, बट इससे पहले मैं सब कुछ कन्फेस कर सकूं, मेरे को पहले कैस्केट चूज कर लेने दो। पहले कैस्केट में क्या डिसीजन आता है उसके हिसाब से आई विल कन्फेस एवरीथिंग। क्योंकि अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल कैस्केट में हार गया, तब तो बोल के फायदा ही नहीं है कि हम भिखारी हैं, हम दोस्त से लोन लेके आए, ये सब बात करके कोई सेंस ही नहीं है। अगर हार गया तो चुपचाप उठा के चल जाओ, और जीत गया तब वो बोल रहा है कि आई विल कन्फेस एवरीथिंग। समझा ना? पोर्शिया, अवे देन, आई एम लॉक्ड इन वन ऑफ देम, इफ यू डू लव मी यू विल फाइंड मी आउट। बोला कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें मैं मिल जाऊंगी। नेरेसा एंड द रेस्ट स्टैंड ऑल अलूफ, लेट म्यूजिक साउंड वाइल ही डॉट मेक हिज चॉइस। बोल रहा है कि म्यूजिक बजने दो जब बेसानियो अपना कैस्केट चूज कर रहा है। ठीक है, यहाँ नोटिस जो अपने को करना है कि नेरेसा को वो क्या बोल रही है, जब बेसानियो अपना कैस्केट चूज कर रहा है तो म्यूजिक बजाओ। एरिगन के सामने, मोरक्को के सामने ये म्यूजिक क्यों नहीं बजा? क्यों नहीं बजाया गया उनके सामने? और बेसानियो के सामने ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? क्या म्यूजिक में कोई हिंट है? दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। लेट्स सी, चलो देखते हैं म्यूजिक में कोई हिंट है या नहीं। लेट म्यूजिक साउंड व्हाइल ही डॉट मेक हिज चॉइस, देन इफ ही लूज, अगर वो हार जाता है, ही मेक्स अ स्वॉन लाइक एंड। स्वॉन लाइक एंड का मतलब क्या होता है? एक स्वॉन जो पक्षी है वो क्या होता है, जब मरता है ना तो मरते समय गाना गाते हुए मरता है, स्वॉन का ये रियलिटी। तो वही बोल रहा है कि अगर बेसानियो भी म्यूजिक सुनते सुनते रॉन्ग कैस्केट चूज करके रफा दफा हो जाता है तो इट विल बी लाइक अ स्वॉन लाइक एंड, कि म्यूजिक के साथ उसका एंड हुआ। और स्वॉन कहाँ डूबता है? पानी में डूब के मरता है। म्यूजिक गाना गाते गाते मरता है और पानी में डूब के मरता है। हाँ, और ये बोल रहे बेसानियो का भी एंड वैसा ही होगा। अगर वो हार जाता है तो म्यूजिक के साथ उसका एंड होगा और आंसुओं में पानी में डूब के वो और मैं दोनों मरेंगे। मरेंगे इन द सेंस कि हम लोग का भी जो सपना देख रहे हैं हम लोग, उसका भी एंड हो जाएगा, और वो भी पानी से कनेक्टेड है। हम लोग आंसू में रो रो के एंड होगा, स्वॉन का भी एंड पानी में ही होता है। तो ये कंपैरिजन बताया, इट विल बी लाइक अ स्वॉन लाइक एंड फेडिंग इन म्यूजिक, that the comparison may stand more proper, my eyes shall be the stream। यानी जैसे स्वॉन पानी के स्ट्रीम में डूब के मरता है,
मेरा आंसू वो स्ट्रीम होगा जिसमें बेसानियो डूब डूब के मरेगा। एंड वाटरी डेथ बेड फॉर हिम, और जिस तरह से स्वान का डेथ बेड पानी का होता है, बेसानियो का भी पानी का ही होगा। ये था कंपैरिजन अगर वो हार जाता है तो। नेक्स्ट, इफ ही मे विन, पर ऐसा भी हो सकता है कि वो जीत जाए, ये भी चांसेस है। ही मे विन एंड व्हाट विल म्यूजिक बी देन, और अगर वो जीत जाता है तब म्यूजिक क्या सिंबल दे रहा होगा। देन म्यूजिक इज इवन एज द फ्लरिश व्हेन ट्रू सब्जेक्ट्स बो टू द न्यू क्राउन मोनार्क, और उस समय ये म्यूजिक जो होगा ये ट्रम्पेट साउंड के जैसा होगा जब हम सब, तो पोर्शिया बोल रही है अगर वो जीत गया तो फिर उस ट्रम्पेट मतलब उस म्यूजिक का क्या सिंबलाइज होगा, तो उस समय वो म्यूजिक उस ट्रम्पेट के जैसा होगा जो तब बजता है जबकि एक नया राजा अपने थ्रोन पे बैठता है। तो यहाँ पर इस किंगडम को एक नया राजा मिलेगा और उसके राजा के किंगशिप मिलने के खुशी में ट्रम्पेट जो बजता है वो ये म्यूजिक उस ट्रम्पेट का काम करेगा। और हम लोग जो यहाँ पर अटेंडेंट है, जो भी नेरेसा, ग्रेशियम एंड एवरीबॉडी, वी आर लाइक द पीपल हु आर सेलिब्रेटिंग द इनकमिंग ऑफ न्यू किंग। हम लोग उस प्रजा के जैसे होंगे जो कि अपने नए किंग का स्वागत कर रहा होगा। ये पहला कंपैरिजन। सच इट इज एज आर दोज dulcet sounds in the break of day that creep into the dreaming of bridegroom's ear, और दूसरा ये साउंड उसका प्रतीक होगा जो कि सहनाई का साउंड होगा। जैसे बेसानियो अगर जीत गया तो उसका शादी भी होगा, तो यही म्यूजिक उसके शादी का सहनाई का काम करेगा जो कि शादी के दिन बजाया जाता है। एंड समन हिम टू मैरिज, और उसको मैरिज हॉल तक पहुंचाएगा। नाउ ही गोज, और अब बेसानियो जा रहा है कैस्केट चूज करने, विथ नो लेस प्रेजेंस बट विथ मच मोर लव। विथ नो लेस प्रेजेंस यानी यहाँ पर लोगों का, दर्शक लोग का भी कमी नहीं है, और बट विथ मच मोर लव, और उसके लिए लोगों के मन में और भी ज्यादा प्यार है। देन द यंग एल्सिडीज व्हेन ही डिड रिडीम द वर्जिन ट्रिब्यूट पेड बाय हाउलिंग ट्रॉय टू द सी मॉन्स्टर। अब इसका बैकग्राउंड समझो, जैसे अपने लोग का रामायण महाभारत होता है, वो लोग का भी ग्रीक का कुछ माइथोलॉजी था। उसमें क्या हुआ था कि एक सी मॉन्स्टर था, वो गांव में बहुत तबाही मचाता था, और उसका ये था कि गांव वालों को अगर चैन से रहना है तो हर महीना या हर रोज एक अनमैरिड गर्ल को उसके पास देना होगा और वो उसको खा जाएगा, उस मॉन्स्टर उस गर्ल को खाएगा। ठीक है, ये था वहां का। तो लोगों को बलि चढ़ाना, जैसे अपने यहाँ बलि नहीं चढ़ता कि वहां सी मॉन्स्टर को बलि चढ़ाना पड़ता था। और यहाँ पर एक एल्साइज बोल के एक यंग बॉय था, यंग मैन था, जो कि उस सी मॉन्स्टर से लड़ने जा रहा था कि हम इससे लड़ेंगे और इसको खत्म कर देंगे ताकि फिर गांव में और किसी का मौत ना हो। तो जब वो पूरे गांव के बिहाफ में लड़ने जा रहा था तो पूरा गांव दर्शक बन के देख रहा था और बहुत लव और एक्सपेक्टेशन के साथ देख रहा था और दुआ कर रहा था कि वो जीत के वापस आए। तो उसी से कंपैरिजन यहाँ बेसानियो का हो रहा है कि यहाँ सब कोई बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ देख रहा है, स्पेशली पोर्शिया, और उम्मीद और प्रे कर रही है कि बेसानियो जीत के वापस आए। आई स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस, और वहां पर यंग मेड जो लड़की थी, यहाँ पर वो लड़की का रोल कौन कर रही है? पोर्शिया, कि आई एम स्टैंडिंग हियर फॉर सेक्रीफाइस। कैसे? क्योंकि अगर बेसानियो हार जाता है तो पोर्शिया विल बी सेक्रीफाइस टू समबडी whom she does not want to marry। तब उसको मजबूरी में किसी ऐसे इंसान से शादी करना होगा जिससे वो शादी करना नहीं चाहती। तो एक तरह से पोर्शिया के लिए तो सैक्रिफाइस ही हो गया, बलि चढ़ने जैसा हो गया। तो वही बोलिए, हियर द यंग मेड इज मी हु विल बी सैक्रिफाइस्ड इफ बेसानियो लूजेस द कॉन्क्वेस्ट। द रेस्ट अलूफ आर डार्डेरियंस वाइफ, और बाकी लोग जो यहाँ पर है वो उस गांव की वाइफ और प्रजा के जैसे, दर्शक लोग के जैसे, जो वेट कर रहा है कि क्या होगा क्या होगा। विथ ब्लियर्ड विसेजेस कम फोर्थ टू व्यू। ब्लियर्ड विसेजेस मतलब बोल रहे हैं कि लोग अलग अलग एक्सपेक्टेशन, अलग अलग कपड़ा में, अलग अलग डिजाइन में लोग यहाँ पर आए, हर किस्म के लोग आए हैं, और जो उम्मीद सबका एक ही है कि कुछ अच्छा हो और यहाँ पर बेसानियो जीत के आए। कम फोर्थ टू व्यू द इश्यू ऑफ एक्सप्लॉइट, यानी बाकी लोग यहाँ दर्शक बन के इस कॉन्क्वेस्ट को, इस बैटल को देखने के लिए आए हैं। गो हरक्यूलिस लिव दाउ, आई लिव विथ मच,
मच मोर डिस्मे, बोला गो हरक्यूलिस, यहाँ बेसानियो को हरक्यूलिस बोल रही है कि जाओ तुम और जिंदा वापस आओ, यानी जीत के वापस आओ। आई लिव, क्योंकि अगर तुम जिंदा वापस आते हो तो मैं जिंदा रहूंगी, अदरवाइज नहीं। विथ मच मोर डिस्मे आई व्यू द फाइट देन दाउ दैट मेकेस द फ्री। अब ये देखो क्या बोल रही है कि जो देखने वाला होता है वो लोग ज्यादा नर्वस होता है कंपेयर टू जो एक्चुअली फाइट करने जा रहा है। जैसे क्या होता है, जैसे अपने क्रिकेट का या मैच देखते हैं तो पोशिया बोल रही है कि खेलने वाला से ज्यादा नर्वस कौन होता है, देखने वाला, क्योंकि खेलने वाला तो एक्चुअली वहां खेल ही रहा है, जो लड़ाई पे गया है वो तो लड़ ही रहा है, पर नर्वस कौन होता है, जो उस लड़ाई को देख रहा है और वो खुद कुछ कर नहीं सकता उस लड़ाई में। तब क्या होता है, जब ज्यादा हेल्पलेसनेस फील होता है कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं, बाउंड्री पकड़ने तो देखते यार वहाँ फील्डर क्यों नहीं है ना, तो क्या होता है जो देखने वाला होता है वो ज्यादा एक्साइटेड होता है। देखो क्रिकेटर्स लोग उतना इमोशंस नहीं दिखाता है जितना कि ऑडियंस लोग घर में बैठ के चिल्लाता है, बाप सुनो ये क्या छोड़ दिया, उसको ये खेलना नहीं आता, बस क्या होता है जो देखता है वो ज्यादा एक्साइटेड होता है, जो खेलता है वो उतना एक्साइटेड या इमोशनल नहीं होता है। तो वही पोशिया बोलिए, बेसानियो को जितना डर नहीं लग रहा है उससे ज्यादा नर्वसनेस मुझे हो रहा है। आई एम मोर एक्साइटेड एंड आई एम फुल ऑफ एंग्जाइटी देन बेसानियो। अब सॉन्ग देखो क्या है, म्यूजिक वाइल बेसानियो कमेंट्स एंड द कास्केट टू हिमसेल्फ। अब देखते हैं इस सॉन्ग में कोई हिंट है या नहीं है। टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड, फैंसी ब्रेड मतलब वेयर इज द पासिंग अफेक्शन डेवलप्ड एज अपोज टू द रियल लव। बोला कि जो रियल लव होता है उसका डेवलपमेंट कहाँ होता है, और जो पासिंग लव जिसको इन्फैचुएशन बोलते हैं वो कहाँ पर होता है डेवलप। तो वही बोल रहा है कि टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड, फैंसी यानी इन्फैचुएटिंग लव कहाँ पर जन्म लेता है, और इन द हार्ट और इन द हेड। जो इन्फैचुएशन होता है वो हार्ट में जन्म लेता है कि हेड में जन्म लेता है। हाउ बिगॉट हाउ नरिश्ड रिप्लाई रिप्लाई, और फिर उसका ओरिजिनेशन कहाँ होता है और वो फिर किस तरह से और नरिश होता है, कहाँ पर होता है, रिप्लाई दो। इट इज engendered in the eyes with the gazing fed and fancy dies in the cradle where it lies। तो फिर आंसर उसका दे रहा है, आंसर दे रहा है कि इसका जन्म जो इन्फैचुएशन का होता है वो आईज में जन्म होता है, और फिर क्या होता है वो आईज में ही उसका डेथ भी हो जाता है, वो वहीं मर भी जाता है। क्योंकि जो ट्रू लव होता है दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम हार्ट एंड नॉट फ्रॉम हेड और आईज। जो फॉल्स लव होता है या जो इन्फैचुएशन होता है इट ओरिजिनेट्स इन द आईज। तो वही बोल रहा है इट इज इंजेंडर्ड इन द आईज, उसका जन्म आईज में होता है, विथ गेजिंग फेड एंड फैंसी डाइज, और वो फैंसी फिर आईज में ही खत्म भी हो जाता है। इन द क्रैडल वेयर इट लाइज, जिस क्रैडल में उसका जन्म हुआ उसी क्रैडल में उसका डेथ भी हो जाता है। लेट अस ऑल रिंग फैंसीज नेल, आई विल बिगिन इट डिंग डोंग बेल डिंग डोंग बेल। तो इसीलिए लेट अस ऑल रिंग दिस फैंसी बेल, हम लोग ये फैंसी बेल बजाते हैं, डिंग डोंग बेल डिंग डोंग बेल। अब इसमें कुछ हिंट नजर आया? हाँ। तो यहाँ पर जो सॉन्ग है उसमें इंडिकेशन क्या दिया है, ये बोल रहा है कि जो ट्रू लव होता है वो हार्ट से जजमेंट होता है, और जो झूठा चीज होता है उसका जजमेंट आईज से होता है। तो अपने आईज पे भरोसा मत करना, अपने हार्ट पे भरोसा करना। हिंट दे रहा है उसको कि जब तुम कैस्केट चूज करो तो डोंट गो बाय योर आईज, गो बाय योर हार्ट। क्योंकि जो चीज आईज में जन्म लेता है वो वहीं पर मर भी जाता है, वो फ्लरिश नहीं करता है, और जो चीज हार्ट में जन्म लेता है वो फ्लरिश करता है। तो दिस इज द हिंट कि आईज अगर तुमको दिखा रहा है कि गोल्ड सुंदर है और सिल्वर सुंदर है तो उसके सुंदरता पे मत जाना। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। अपना दिल का बात सुनना और जो सच्चा है उसके हिसाब से जजमेंट लेना। तो ये एक हिंट है जो बेसानियो को दिया जा रहा है, जो पहले किसी को नहीं दिया गया। अब और एक हिंट देखो, पहला लाइन का लास्ट वर्ड पढ़ो और दूसरा लाइन का लास्ट वर्ड पढ़ो। टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड और इन द हार्ट और इन द हेड। तो लास्ट वर्ड इज ब्रेड हेड राइमिंग विथ लेड। ओ बाबा सीरियसली, ब्रेड हेड राइमिंग विथ लेड। तो ये भी एक हिंट कि तुम्हारे वर्ड में बार बार हेड ब्रेड तो तुम लेड 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 इज द आंसर। क्या हो रहा है? लेड तो रखा होगा ना, दैट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हिंट क्या हो रहा है, तुम्हारे को लास्ट वर्ड जो हो रहा है वैसा राइमिंग वर्ड दिया जा रहा है ताकि उसके दिमाग इन दोनों में
सॉन्ग नहीं बजा था, इसके में सॉन्ग बजा कि इसमें हिंट है। ठीक है, और यहीं तक रन देता है।